गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। दिस इज बेसिकली क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन ऑफ, आज हम पहला पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे वेरी करता है। ठीक है सर, मतलब हमने तो पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। सो वी विल डिस्कस टेम्परेचर वेरिएशन। सो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, तो हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमको पता है, यू नो दिस फॉर्मूला, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पता है हमको। उसके बाद ई क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। तो ये हमको पता है। यहां से हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर फॉर कंडक्टर। पहले कंडक्टर के लिए बात करेंगे, मतलब मेटल्स, जैसे मेटल्स है, कंडक्टर के लिए बात करेंगे पहले। तो फॉर कंडक्टर विल डिस्कस फर्स्ट फॉर कंडक्टर्स यू सी हियर रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। यहां से दिख रहा है कि रो क्या है, ये डेंसिटी रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। यहां से दिख रहा है, मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो, रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है कि सपोज देयर इज ए कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर ना, इधर उधर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है देन दिस रैंडमनेस, उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी जब चलेंगे तो उनके बीच में जो कोलिशंस है वो भी क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। जल्दी जल्दी कोलिशंस होने का मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब रेजिस्टिविटी क्या हुआ, बढ़ गया। सो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, the relaxation time decreases ना। रिलैक्सेशन इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो जल्दी जल्दी कोलिशन होगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी क्या हुआ, बढ़ गया, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। देयरबाई ऐसे लिख सकते हो, देयरबाई इंक्रीजिंग the resistivity, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, बट कैसे बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे टेम्परेचर के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी का बढ़ना, नहीं। कैसे है, तो देखो इस तरह से बढ़ता है कि रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T is equal to इनिशियल रेजिस्टिविटी इसको लिखा है इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी। इस तरह से इंक्रीज होता है। इनिशियली रो नॉट अगर है, ठीक है, तो एट टेम्परेचर T
वो हो जाएगा रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टी माइनस टी नॉट इज टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और ये अल्फा क्या है? अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको ऐसे बोल सकते हो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ता है। यहाँ पे रो टी क्या है? रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर टी, मतलब टेम्परेचर टी इनिशियली इतना था, टेम्परेचर टी पे इतना हुआ, तो कितना बढ़ेगा वो? रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इस तरह से बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। सो फ्रॉम दिस, नोट कर लो इसको, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह से बढ़ता है। सो इन दिस वे इट इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है, कंडक्टर के लिए इस तरह से बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर में बिल्कुल इसका उल्टा या दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सो यहां से हमको क्या मिला? यहां से मिला कि जो रो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा, और T माइनस टी नॉट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस dt लिख देता हूं, टेम्परेचर डिफरेंस dt। तो यहां से सॉल्व करें तो अल्फा को निकाले तो क्या निकलेगा? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है? इंक्रीज इन, इसको ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी बाय इनिशियल और ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। So this is a formula to calculate temperature coefficient of resistivity for conductor. For conductor, this alpha is for conductors. This alpha is always a positive value. यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो समझ लेना है कि ये कंडक्टर के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और उससे समझ लेना है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होगा तभी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी लिखा है। लेकिन बट फॉर इन सेमीकंडक्टर दिस इज डिफरेंट, तो हमको नहीं चाहिए, डिटेल्स में नहीं चाहिए क्यों कैसे वेरी करता है, बस हम उसका ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। उसका ग्राफ सीखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टिविटी वेरी करता है अलग अलग मटेरियल्स पे। तो बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो बात करूंगा पहले मैं नंबर 1 फॉर कॉपर के लिए पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फॉर कॉपर तो ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फॉर कॉपर ये है टेम्परेचर इन केल्विन, और इधर है रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ठीक है। तो कॉपर के लिए क्या है कि इस तरह से वेरी करता है, इस तरह से, मतलब टेम्परेचर के साथ वो शार्पली इंक्रीज करता है, ठीक है। लिनियर नहीं है कि ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, या फिर स्लोली ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एकदम से, मतलब एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, टू दी पावर, इसका कुछ पावर पे वो इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर के पावर पे इंक्रीज कर रहा है। ये फॉर कॉपर है। फॉर निक्रोम क्या है? एलॉय है, ठीक है। निक्रोम एलॉय है। क्या है? एलॉय है मेड ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम। फॉर निक्रोम नंबर 2, फॉर निक्रोम के लिए ग्राफ कैसे है कि जो रेजिस्टिविटी है ना, इसका जो रेजिस्टिविटी होता है ये टेम्परेचर पे उतना डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से उतना रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं आता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इधर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और इधर रेजिस्टिविटी रो
तो इसको ग्राफ जो है वो यहाँ से ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर निक्रोम। अगर बोले कि कोई मैंगनीन के लिए पूछे, एग्जाम में पूछ लेता है कि फॉर मैंगनीन, ये भी एक क्या है, एलॉय है मैंगनीन, तो इसके लिए क्या है कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है एकदम, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका ग्राफ कैसा होगा, रेजिस्टिविटी रो, ये होगा टेम्परेचर इन केल्विन, इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको बोल सकते डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक लिमिटेड टेम्परेचर तक इसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका यूज ज्यादातर हम करते हैं रेजिस्टर कॉइल्स बनाने में, इसका भी यूज होता है रेजिस्टर कॉइल्स बनाने में, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल लैब में इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, उनमें वायर्स जो लगाते हैं, ये सब का वायर्स लगाते हैं ताकि हम उनमें क्या है कि रेजिस्टिविटी उतना चेंज ना हो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो फॉर सेमीकंडक्टर नंबर 4, अगर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के लिए यही ग्राफ कैसा होगा, सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी है ना वो इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होता है, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, फॉर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, इस तरह से ग्राफ होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर ए सेमीकंडक्टर, फॉर ए मैंगनीज इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, फॉर निक्रोम इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, for copper it increases with increase in temperature. So these are the graphs, these are the 4 graphs which are basically or which are mainly asked in एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ये चारों ग्राफ से एक ग्राफ पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, तो इसको नोट कर लो, कलर कोडिंग, you have to remember these graphs, these are very important graphs. Next is color coding of carbon resistor, ठीक है। कार्बन रेजिस्टर का कलर कोडिंग, देखो रेजिस्टर क्या है, एक मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस है, जो भी मटेरियल जिस उसमें रेजिस्टेंस हो उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो रेजिस्टर जो होता है ना उसको रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। रेजिस्टर क्या होता है, सर्किट में यूज करते हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, यही ना रेजिस्टेंस का काम ही है। तो लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब फ्लो ऑफ करंट अपने मर्जी से ना चले, हमारे मर्जी से चले सर्किट में, उसके लिए हम क्या करते हैं, जगह जगह सर्किट में रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रेजिस्टर जो है ना, रेजिस्टर मार्केट में जो रेजिस्टर मिलता है, कमर्शियली जो रेजिस्टर मिलते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो कमर्शियली बात करेंगे, कमर्शियली देयर आर two types commercial, there are 2 types of resistors. Commercial there are resistors ना, 2 types of resistors क्या क्या होते हैं। पहला है वायर बाउंड रेजिस्टर्स, वायर बाउंड रेजिस्टर्स, वायर बाउंड रेजिस्टर समझ में आ रहा है कि वायर को मतलब लपेट दिया गया है, बस वो क्या हो गया, रेजिस्टर, मतलब लंबा वायर लिया तो जितना लंबा वायर लेंगे उतना रेजिस्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो वायर बाउंड रेजिस्टर किसका बनता है, ये बनता है कॉन्स्टेंटन, मैंगानीन ये सब का बनता है एटसेट्रा, ठीक है। मेड ऑफ बोल सकते हो, इसे लिख देता हूं, मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन मैंगानीन वायर बाउंड रेजिस्टर, ठीक है। दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में क्या होता है, कार्बन का यूज किया जाता है, और इसमें क्या यूज किया जाता है, वायर का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें क्या है कि ये थोड़ा बल्की होता है, बल्की मतलब इसका साइज बड़ा होगा। अगर मुझे लार्ज रेजिस्टर बनाना है, मतलब बहुत बड़े वैल्यू का रेजिस्टर बनाना है, बड़ा वैल्यू चाहिए,
बड़ा वैल्यू चाहिए तो मुझे वायर का लेंथ भी बड़ा होना चाहिए। तो वायर का लेंथ जब बड़ा होगा तो उसको लपेटूंगा तो वो जगह ज्यादा लेगा, मतलब ये बल्कि हो गया। और साथ में क्या है, ये जो वायर्स हमने यूज किए ना, ये थोड़ा कॉस्टली है। तो क्या हुआ, जितना बड़ा अगर रजिस्टर बनाना है तो एक तो बल्कि होगा, मतलब साइज बड़ा होगा, और साथ में वो कॉस्टली भी होगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने कार्बन रेजिस्टर का इस्तेमाल किया। कार्बन रजिस्टर क्या है? कार्बन रजिस्टर कार्बन से बनता है। इट इज कम्पैक्ट इन साइज, इट इज कम्पैक्ट इन साइज, ठीक है, कम्पैक्ट इन साइज। कम्पैक्ट इन साइज बहुत छोटा होता है, छोटा 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 छोटा। आपने सर्किट खोला होगा तो देखा होगा इस तरह का, ऐसा बहुत सारा, मतलब मैं दिखा तो नहीं पर मेरे पास नहीं है ऐसा शेप, सिलेंडर टाइप का शेप, सिलेंडर भी नहीं, सिलेंडर वाला तो कैपेसिटर होता है, सिलेंडर टाइप का कुछ होता है, बट थोड़ा सा वो मतलब उसमें कलर्स होते हैं इस तरह का, कलर होगा, कलर्स होते हैं इस तरह का, ठीक है, कलर्स होते हैं। ये कलर ही हमको यही पढ़ना है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन रजिस्टर जो है वो यूज करते हैं, ज्यादातर यूज होता है कमर्शियली, क्योंकि इसका साइज कम है, बहुत कम है, और इस साइज कम होने से लो कॉस्ट का भी एक रजिस्टर का बहुत, मतलब कार्बन रजिस्टर का पैसा बहुत कम लगता है मार्केट में खरीदने में। लेकिन अगर ये खरीदना हो वायर बाउंड तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगे, मतलब हाई वैल्यू का रजिस्टर खरीदना तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये कार्बन रजिस्टर का जो है वैल्यू उसका पहचानेंगे कैसे? तो एक तो छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा अगर है, एकदम छोटा होगा तो उसका वैल्यू उस पर नहीं लिखा जा सकता। मार्केट में क्या होता है कि एक जैसे एक रजिस्टर है, छोटा सा कार्बन रजिस्टर है तो वो छोटा ही होगा, छोटा है, उसका साइज क्या है, कम्पैक्ट, छोटा साइज इस तरह का, ठीक है। एक कार्बन रजिस्टर है, ये छोटा होता है बहुत, तो इस पे क्या होगा कि इसका इसका जो वैल्यू होगा वो नहीं लिख पाएंगे, जगह नहीं होगा, वैल्यू लिखने का जगह नहीं होगा। तो वैल्यू लिखने का जगह नहीं होगा तो क्या करें, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि कलर कोडिंग कर दिया, कलर दे दिया, और उस कलर को ही देख के हमको पता चल जाएगा कि इस जो रजिस्टर है उसका वैल्यू कितना है, कलर को देख के हम बता सकते हैं, ठीक है। तो कलर को देख के बताएंगे, तो शुरू करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। कलर कोडिंग को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेबल सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो कलर्स होते हैं, इसको मैं डायग्राम को थोड़ा अलग बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ। ये रहा मेरा एक, ये रहा हमारा एक रेजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, कलर होंगे इस तरह से, इस तरह से एक स्ट्रिप होगा और एक स्ट्रिप होगा, ठीक है। उसके बाद और एक स्ट्रिप होगा और एक स्ट्रिप होगा, तीन तो रहेंगे और एक फोर्थ भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पे चार कलर, चार स्ट्रिप्स होते हैं, जिसको बैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, मेनली क्या होता है कि चार होता है, चार कलर होते हैं। यहाँ पे एक कलर होगा, 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 मेनली चार होता है, कभी कभी तीन भी रहता है। तो ये कलर को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसका रेजिस्टर कितना है, इसका वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए हमें एक टेबल याद रखना पड़ेगा, कलर, कलर, उसके बाद जो पहला दो होगा ना, पहला दो जो है वो वैल्यू बताएगा। तो पहला दो को हम वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ 1 2 पहले वाले का, और मल्टीप्लायर तीसरा वाला जो है वो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर 3, और फोर्थ वाला क्या है, टॉलरेंस देगा, टॉलरेंस, 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 टॉलरेंस क्या है भी बताता हूँ, देखो ऐसे सीखो इसको। टॉलरेंस क्या है, एक एक करके। कलर, जैसे यहाँ पे कलर रहेगा, कलर कुछ क्या क्या रह सकता है, ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर ये कहाँ पे रहेंगे? ये देखो 1 2 3 ये तीनों में, ये जो 10 कलर है वो तीनों में किसी एक में होगा। ठीक है, 10 में से कोई एक कलर होगा। तो अगर वो इसमें होगा उसका क्या वैल्यू है? जैसे इसमें अगर है पहले वाले में दूसरे वाले में, ठीक है, पहले वाले दूसरे वाले में अगर है तो कैसे पता चले क्या लगेगा उसको? ब्लैक है अगर तो 0, ब्लैक है तो पहले वाले में भी 0 दूसरे वाले में भी 0, ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से इसका वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर थर्ड वाले में जो रहेगा तो उसको हम मल्टीप्लायर 10 का, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, जो वैल्यू होगा उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, और ये मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0, इसका होगा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, और ये हो गया 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि 1 2 3 मतलब पहले वाले में कौन सा कलर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, दूसरे वाले में कौन सा कलर है उसका वैल्यू क्या होगा, तीसरा वाला जो है वो क्या देगा? मल्टीप्लायर देगा, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उसका मल्टीप्लायर देगा। फोर्थ वाला क्या देगा? टॉलरेंस देगा। फोर्थ वाले में 2 कलर हो सकते हैं, या तो गोल्ड हो सकता है, फोर्थ वाले में जो है वो या तो गोल्ड हो सकता है, या तो गोल्ड हो सकता है। गोल्ड अगर है तो ±5%, ±5% मतलब जो वैल्यू आएगा रजिस्टर का, जो वैल्यू है उससे उसका 5% कम या 5% ज्यादा तक वो चेंज होता रहेगा, हो सकता है। दूसरा हो सकता है सिल्वर हो सकता है, तो ये ±10% होगा। अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, मतलब ये बैंड ही नहीं, ये वाला स्ट्रिप ही नहीं है, फोर्थ स्ट्रिप ही नहीं है, फोर्थ बैंड ही नहीं है, नो कलर, देन समझ लीजिए कि ±20% का टॉलरेंस, ये टॉलरेंस देगा। फोर्थ बैंड क्या देगा? टॉलरेंस। जो फोर्थ होगा वो क्या देगा? टॉलरेंस। उसमें क्या कलर होगा? गोल्ड होगा, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, या कोई कलर नहीं होगा। गोल्ड अगर है तो ±5%, सिल्वर अगर है तो 10% और कोई कलर नहीं है तो ±20%। अब मुझे अगर इस टेबल को याद रखना है, तो थोड़ा टफ है ना। ब्लैक का कलर, ब्लैक का वैल्यू इतना, ब्लैक अगर है पहले वाले में तो 0, ब्राउन अगर है तो 1, रेड है तो 2। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखने का एक मतलब लाइन है, ये है बी रॉय, ठीक है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इतना याद रखना है, ये लाइन अगर याद रखेंगे तो ये पूरा याद रहेगा। जैसे बी ब्लैक ब्राउन 0 1, रॉय ROY है ना, रॉय ये नाम है किसी का, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इस तरह से याद रखो कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी, पहला बी जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड को, ओ ऑरेंज को, वाई येलो को, ये ऑफ कुछ भी नहीं है, ये ऑफ कुछ भी नहीं है, जी ग्रेट का जी जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिटेन का बी जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैज कुछ भी नहीं है, वेरी का भी वायलेट को, और जी जो है गुड का जी जो है वो यहाँ पे ग्रे को, और वाइफ का डब्ल्यू जो है वो व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसको इतना याद रख लेते तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कलर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल याद रखने का जरूरत नहीं है, ये याद रखने का जरूरत है। टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लैक अगर है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, ब्राउन अगर है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, ये याद रखना है। तो अगर ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा, ये यहाँ पे जो होगा उसको 10 को पावर में लिख देना, यहाँ पे जो रहेगा 10 को पावर में लिख देना, इस तरह से। तो अगर मान लो कि यहाँ पे मुझे एक रजिस्टर दिया हुआ है, उसमें कलर दिया हुआ है, मुझे बोलेगा कि उसका वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इसको नोट कर लो, इसको लिख लेना। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे ये जो मैंने 1 2 3 4 4 यहाँ पे बैंड दिया, तो सोच लो कि यहाँ पे 1 जो है वो है येलो, 2 जो है वो है ब्राउन, 3 जो है वो है, यहाँ पे सोचो कि रजिस्टर है, ऐसा कलर दिया हुआ है कि 1 जो है वो येलो है, 2 जो है ब्राउन है, और 3 जो है वो सपोज रेड कलर, और फोर्थ बैंड जो है वो सपोज सिल्वर कलर है। ठीक है, तो अब इस रजिस्टर का वैल्यू कितना होगा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? येलो कितना आता है? येलो
0 1, ये देखो B0 0 1 2 3 4, तो येलो का कितना है 4, 4 लिखो। फिर क्या है 2, ब्राउन, ब्राउन कितना आता है ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन ना, ब्राउन का क्या होगा 1, 4 1 लिख दिया। तो पहला हो गया, दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब क्या है तीसरा बैंड देखना है, तीसरा बैंड क्या है मल्टीप्लायर है तो इनटू, तीसरे बैंड का क्या कलर है रेड, रेड कितना है 0 1 2, तो 2 का क्या होगा 10 टू द पावर 2। 4, 4 क्या है प्लस माइनस, 4 क्या है सिल्वर कलर, सिल्वर का कितना है प्लस माइनस 10, तो 10%। सो दिस इज द वैल्यू, तो इसको लिख देना है ओम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर। मतलब कलर देख के हम रेजिस्टेंस कितना है बता दिए, 41 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 10%। मतलब एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना है तो ऐसे लिख सकते हो 41 इंटू 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10%, मतलब 10 इंटू 100 इंटू 41 इंटू 10 टू द पावर 2। सॉल्व करो और एग्जैक्ट वैल्यू तुमको मिल जाएगा। मतलब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, दो वैल्यूज आएंगे। ऐसे करके जरूरत नहीं एग्जाम में इतना ही लिखने के लिए आता है, प्लस माइनस 10%। सिल्वर अगर है तो, अगर यहाँ पर गोल्ड होता, अगर यहाँ पे गोल्ड होता तो क्या करते, यहाँ पे 5%। कोई कलर फोर्थ बैंड ही नहीं होता, फोर्थ बैंड ही नहीं होता तो क्या करते प्लस माइनस 20% लिखते थे, अगर कोई बैंड नहीं होता तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। Why color coding is important? Because of compact size. Why color coding is important? Color coding क्यों है, क्यों नहीं उस पर लिख देते, क्योंकि इतना छोटा होता है कि उस पर उसका वैल्यू नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उस पर कलर चढ़ा देते हैं और स्ट्रिप्स में कलर दे देते हैं। 4 स्ट्रिप्स होते हैं, बेसिकली 4, मेनली 4 स्ट्रिप्स होते हैं, लेकिन कभी कभी 3 भी होता है। चौथा अगर नहीं है तो प्लस माइनस 20%, 4 अगर है तो उनके हिसाब से कलर के हिसाब से हमें वैल्यू याद रखना है। वैल्यू क्या है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, BB का 0 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 9 तक याद रखना है, और 10 टू द पावर 0 से लेकर 10 टू द पावर 9 तक याद रखना है, बस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में, और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, नीट में आए हुए क्वेश्चंस, और जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे। सो इसके पहले इस चीज को आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा छोटा चीज है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो थैंक यू।